हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, हम लोग कर रहे हैं मैक्रो की हमारी यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर नंबर 9 प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। देखो, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर की सारी बेसिक टर्म्स डिस्कस कर ली। डेफिशिएंट डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, सारे कर्व्स डिस्कस कर लिए, इसके क्या क्या कॉजेस होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब देखो, आज हमारी इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम लोग एक्सेस डिमांड का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक्सेस डिमांड क्या होता है, कर्व्स डिस्कस करेंगे, इसके क्या क्या कॉजेस हैं, इसका हमारी इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कॉन्सिक्वेंसेस। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सेस डिमांड होता क्या है। देखो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेफिशिएंट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है, इस सिचुएशन में हम लोग क्या बोलते हैं, देश के अंदर क्या है, डेफिशिएंट डिमांड है। जब एडीएएस से कम होगा मतलब डेफिशिएंट डिमांड है। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर लो, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। मैंने कहा हमारे देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले साल के अंदर हम कुल मिला के 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। हमारे देश के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लान कर रहे हैं कि आने वाले साल में हम 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जो बायर्स हैं वो बोल रहे हैं, उनके पास में हो सकता है पैसा ज़्यादा हो, वो कह रहे हैं हम 1200 यूनिट्स परचेज करेंगे। मतलब डिमांड ज़्यादा होने वाली है, सप्लाई कम होगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। इजी पीजी है ये तो। अब देखो, बहुत आराम से समझना। मैंने कहा हमारे देश के अंदर जितने भी लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, मतलब हाथ पैर उनके सही चल रहे हैं, वो भी मार्केट में जो भी पैसा मिल रहा है, और उन सब लोगों को काम मिल जाता है। देश के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। क्या कह रही हूं मैं, दोज हु आर एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, काम करने के लायक हैं, एंड आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं, एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मार्केट में जो भी पैसा मिल रहा है वो उस पर काम करने को तैयार है, और इन सब लोगों को काम मिल जाता है। मतलब देश के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, हमारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कुल मिला के देश के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मैक्सिमम है, प्रोड्यूसर्स इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि सारी की सारी लेबर एम्प्लॉयड है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट रन में पढ़ रहे हैं। शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, लेबर का ऑलरेडी फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो प्रोड्यूसर्स टोटल कितनी एग्रीगेट सप्लाई कर सकते हैं, 1000 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अच्छी बात क्या होगी कि जितना प्रोड्यूसर्स बना सकते हैं उतनी ही डिमांड भी आ जाए। कायदे से डिमांड भी कितनी आ जाए, 1000 यूनिट्स की ही आ जाए। इसे हम बोलेंगे एडीएफ। ये एग्रीगेट डिमांड वो है जब सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, ये एग्रीगेट डिमांड काश आ जाए। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, एडीपी यानी कि प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। बायर्स बोल रहे हैं हम तो 1200 यूनिट्स की डिमांड करेंगे, 200 ज्यादा यूनिट्स की वो डिमांड करेंगे, दैट इज एक्सेस डिमांड। इजी पीजी है कि एडीपी और एडीएफ के बीच का ये जो डिफरेंस है ना, 200 यूनिट्स, यही क्या है, हमारी एक्सेस डिमांड है। अब देखो, यहां पर एक चीज गौर करना, यहां पर प्रोड्यूसर चाहते हुए भी अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और टेक्नोलॉजी हम शॉर्ट रन में क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स चाह कर भी अपनी एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। वही लिखा है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ये 1000 यूनिट्स क्या है, ये वो एडी है जब देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा एडी इससे भी ज्यादा है। एडी इज एक्सेस व्हेन इट इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम ये चाहते हैं इस लेवल पर भी हमारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन हमारा एडी कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा आ रहा है, दैट इज एक्सेस डिमांड। समझ में आ गया अच्छे से। अब देखो, इसे हम कर्व पर कैसे दिखाएंगे। अगेन वही एक्स एक्सेस पर हम हमारी इनकम दिखा रहे हैं, जिसे हम जीडीपी भी बोलते हैं, इसी को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। वाई एक्सेस पर हम एग्रीगेट डिमांड दिखा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले इनकम दिखा देते हैं, एग्रीगेट सप्लाई दिखा देते हैं। कुछ नहीं करना, 45 डिग्री के एंगल पर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनानी है,
कोई मेजरमेंट वगैरह कुछ नहीं, एक स्ट्रेट लाइन बना के 45 डिग्री लिख देना, कोई प्लॉटिंग कुछ नहीं करनी। मैंने कहा एडी ग्रीन वाला होना चाहिए, ये एडी होना चाहिए एडीएफ, यानी कि ये एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए जब फुल एम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर, सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि सप्लाई प्रोड्यूसर्स 1000 यूनिट्स की कर सकते थे ना, तो बायर्स भी डिमांड कितनी करे, 1000 यूनिट्स की करे। लेकिन एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड क्या है, 1200 है, ये ऊपर है मतलब ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को बोला जाता है एक्सेस डिमांड। समझ में आ गया? ब्लू वाला हमारा इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई है, ग्रीन वाली हमारी एडीएफ होना चाहिए था, एग्रीगेट डिमांड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड बोल दो। लेकिन हमारी प्लांट एग्रीगेट डिमांड 1200 यूनिट्स है, तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज नोन एज एक्सेस डिमांड। आसान सा है, तो मैं बोल सकती हूं एडीपी और एडीएफ के बीच का ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को, ये जो 200 यूनिट्स है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड। वही लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन के अंदर, एडीएफ क्या है, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड है जब देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो। लेकिन एडीपी क्या है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड है, विच इज हायर देन फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। और एडीपी और एडीएफ के बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेस डिमांड, 200 यूनिट्स। इजी पीजी हो गया, चमक गया अच्छे से। अब देखो आगे हम लोग बात करते हैं कॉजेस ऑफ एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। कल हम लोगों ने कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देखा था, एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट है। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, मैं सिर्फ 2 सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, मैं उस इकोनॉमी की बात कर रही हूँ जिसमें चारों सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर भी है, प्रोड्यूसर सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है, हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। तो एडी कैसे निकलता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मैं चाहूँ तो ब्रैकेट को ओपन कर सकती हूँ, तो एडी कैसे निकल रहा है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। मैंने कहा एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कब होगी, हो सकता है सी ज़्यादा हो, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है आई ज़्यादा हो, यानी कि प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी ज़्यादा हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, बाहर वाले लोग हमारा माल खरीद रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और ये माइनस का है तो इसे उल्टा कर दो, हो सकता है हमारे इम्पोर्ट्स कम हो। और इम्पोर्ट्स कम कब होंगे, जब मान लो कोई चीज़ हमारे देश में 100 की मिल रही है, वही चीज़ लंदन से हमें 150 की मिलेगी, तो ऑब्वियसली बात है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज खरीदेंगे। तो जब हमारे इंपोर्ट्स कम हो, तो 5 रीजंस तो ये हो गए। पहला है इंक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। 5 तो ये पॉइंट्स हो गए। और एक कल वाले का उल्टा कर दो, डिक्रीज इन टैक्सेस, डिक्रीज इन टैक्सेस। मैंने कहा इनकम 100 है, आप टैक्स दे रहे थे 20 रुपीज़ का, तो आपके पास में डिस्पोजेबल इनकम 80 बच रही थी, आप 80 से कंजम्पशन करते थे, ये खर्चा करते थे। मैंने कहा टैक्सेस कम हो गए, टैक्सेस अब सिर्फ 5 ही है, 20 से टैक्सेस कम होके 5 हो गए। अब आपके पास में इनकम ज़्यादा बच रही है, 95 बच रही है, इनकम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आप कंजम्पशन भी ज़्यादा करोगे, कंजम्पशन ज़्यादा करोगे अपने आप एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गया? तो वही लिखा है, पहला है इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परिवार का खर्चा भी आता है, प्लस ये जो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, इनका एक्सपेंडिचर भी आता है। तो ये ज़्यादा कब होगा, जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, यानी कि एमपीसी ज़्यादा है, लोग अपनी इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्शन स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एमपीएस कम है, लोग अपनी इनकम का जो प्रपोर्शन है सेविंग के लिए वो कम है, मतलब कुल मिला के लोगों का खर्चा ज़्यादा है और लोगों की सेविंग्स कम है। इस सिचुएशन के अंदर प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। और एमपीसी ज़्यादा कब होता है, क्योंकि जब डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है, जैसे हमारे देश के अंदर दिखावे के लिए पैसा खर्च करते हैं, दोस्त के पास में गाड़ी है हमें भी गाड़ी लेनी है, दोस्त के पास में आईफोन है हमें भी आईफोन लेना है, तो ऑब्वियसली बात है एमपीसी ज़्यादा होगा कि आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, एडी बढ़ जाएगा। सेकेंड है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं,
अब इन्वेस्टमेंट कब करते हैं? जब बिजनेस एक्सपेक्टेशंस कैसी हो, बुलिश हो, मार्केट उठा हुआ है, लोगों के हाथ में पैसा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो हम बिजनेस डालना चाहते हैं। लोगों के हाथ में पैसा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस खोलेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा। तो जो बुलिश बिजनेस एक्सपेक्टेशंस होती है, मार्केट उठता हुआ होता है, तब इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हो सकता है गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर पैसा खर्च कर रही है, रोड्स बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, एयरपोर्ट्स वगैरह बनवा रही है, या फिर वेलफेयर पर पैसा खर्च कर रही है, फार्मर्स को सब्सिडी वगैरह दे रही है, गरीबों के लिए कुछ कर रही है, या फिर हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो, इट इज़ ड्यू टू लोअर डोमेस्टिक प्राइजेस इन रिलेशन टू इंटरनेशनल प्राइजेस। मान लो लंदन में कोई चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और वो सेम चीज़ अगर इंडिया में 60 की मिल जाए तो लोग हमसे खरीदेंगे ना, बाहर वाले, तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों और हमारे इंपोर्ट्स कम हो। इंपोर्ट्स कम कब होंगे? जब कोई चीज़ इंडिया में 100 की मिल रही है और वो सेम चीज़ अगर आपको यूएस में 200 की मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे इंपोर्ट्स क्या होंगे? कम होंगे। और लास्ट है डिक्रीज इन टैक्स रेट्स। अगर टैक्स की रेट्स कम हो जाती हैं तो हम लोगों की डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम बढ़ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो हम कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। देश में क्या देखा जाएगा? एक्सेस एग्रीगेट डिमांड। इजी पीजी, ये समझ में आ गया। तो ये हो गए कॉजेस। अब बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। देखो कॉन्सिक्वेंसेस भी बोल सकते हो, इससे आप बोल सकते हो कि इसका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसे आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। एग्जाम में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्पैक्ट और रिजल्ट। पहला है इन्फ्लेशनरी गैप, जैसे कल वाले में क्या आया था? डिफ्लेशनरी गैप, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप आएगा। जीडीपी स्टैटिक रहता है, यानी कि कौन से जीडीपी की बात करेंगे हम? रियल जीडीपी की। याद रखना, दो तरह के जीडीपी होते हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी हमारा स्टैटिक रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। थर्ड है एक्सेस डिमांड एंड वेज प्राइस स्पाइरल, और लास्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो सबसे पहला है इन्फ्लेशनरी गैप। मैंने कहा मान लो कि प्रोड्यूसर्स 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, वो इससे ज़्यादा नहीं बना सकते क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है, कोई भी बंदा अनएम्प्लॉयड नहीं है। और हमें पता है टेक्नोलॉजी तो कांस्टेंट है, प्रोड्यूसर्स 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई है। लेकिन एग्रीगेट डिमांड मान लो 1200 यूनिट्स की आ रही है, डिमांड ज़्यादा आ रही है, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकता। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ा देते हैं ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही लोग खरीदें। प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस के बढ़ने को बोलते हैं महंगाई आ गई। महंगाई को इंग्लिश में बोला जाता है इन्फ्लेशन, इसीलिए इसे बोला जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, प्राइसेस बढ़ती हैं, उसे हम महंगाई बोलते हैं, इन्फ्लेशन, उसी से बन गया इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड से देश में इन्फ्लेशनरी गैप देखा जाता है। इन अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई हमारी कम है, द लेवल ऑफ आउटपुट कैन नॉट राइज, हम हमारे आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते। हम 1000 यूनिट्स बना रहे थे तो हम 1000 यूनिट्स ही बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुली एम्प्लॉयड है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है, और टेक्नोलॉजी कैसी है हमारे पास में? कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गया? अब देखो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में देखा जाए तो डिमांड करता कौन है? जो लोग डिमांड कर रहे हैं देखा जाए वो लोग खुद कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। मान लो मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं डिमांड कर रही हूँ तो मैं भी तो कहीं ना कहीं जॉब कर रही होंगी, मैं भी तो कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी। अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो ये जो लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं क्या होंगे? ये कहीं ना कहीं लेबर का काम कर रहे हैं। हम सब लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, हम सब लोग देखा जाए तो क्या है? लेबर भी हैं। तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो लेबर बोलेगा कि यार हमें डिमांड करनी है, लेबर बोलेगा हमें डिमांड करनी है तो एक काम करो हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी वेजेस बढ़ा दो। समझ पा रहे हो ना? एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, डिमांड करने वाली भी कौन है? लेबर ही है। हम किसी जगह पर काम कर रहे हैं तो दूसरी जगह पर हम डिमांड भी करते हैं, खर्चा भी करते हैं, तो लेबर बोलती है हमारी सैलरी बढ़ा दो, हमारी वेजेस बढ़ा दो। मतलब देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अगर सैलरी और वेजेस हम ज़्यादा दे रहे हैं, कंपनी सैलरी वेजेस ज़्यादा दे रही हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। कोई चीज़ 100 रुपये में बनती थी, आज वही चीज़ 150 रुपये में बनने लगेगी। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी तो अगेन उस चीज़ को महंगे में बेचा जाएगा। कोई चीज़ को अगर आप 200 रुपये में बेच रहे थे तो उस सेम चीज़ को 300 रुपये में बेचोगे। तो देश के अंदर क्या आ रहा है? इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई आ रही है। तो वही लिखा है अगर एक्सेस डिमांड होती है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं यानी कि जो लेबर है उस पर प्रेशर बढ़ता है, उन्हें अपनी डिमांड फुलफिल करनी है, वो चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़े, उनकी वेजेस बढ़े।
कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, देश में इन्फ्लेशन आएगा। तो एक्सेस डिमांड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। और ये हम लोगों ने कैसे देखा था, पीछे भी देखा था, सेम वही है ग्रीन वाला एडी फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, एडीपी क्या है, प्लांट एग्रीगेट डिमांड। कायदे से ये होना चाहिए था, लेकिन अब देश के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या है, ये आ रही है। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस था, इस डिफरेंस को ही हम एक्सेस डिमांड भी बोलते हैं, और इसी डिफरेंस का दूसरा नाम होता है इन्फ्लेशनरी गैप। क्योंकि ये गैप क्यों आ रहा है, महंगाई की वजह से। तो वही लिखा है, एक्सेस डिमांड का दूसरा नाम क्या है, इन्फ्लेशनरी गैप। ये एडीपी और एडीएफ के बीच का डिफरेंस है। करेक्ट हो गया अच्छे से। पहला हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। कल वाले में क्या आया था, डिफ्लेशनरी गैप, चीजों की प्राइसेस गिरी थी क्योंकि सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड कम थी, प्रोड्यूसर का स्टॉक पड़े पड़े खराब हो रहा था। सेकेंड है स्टैटिक जीडीपी। अब यहां पर जो रियल जीडीपी है वो कैसा रहता है हमारा, स्टैटिक का मतलब है कांस्टेंट रहता है। मैम रियल जीडीपी क्या होता है, जब हम क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करें, लेकिन प्राइस जो है वो प्राइस हम कौन सी लेते हैं, एक बेस ईयर की प्राइस लेते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर साइज की पर्टिकुलर ईयर की प्राइजेस ले रखी हैं, और वो प्राइजेस क्या है, कांस्टेंट है। मतलब प्राइजेस हम लोगों ने एक पर्टिकुलर ईयर की ले रखी है, 2011 की। हर बार हम 2011 की प्राइजेस से ही मल्टीप्लाई करके निकालेंगे रियल जीडीपी। प्राइजेस कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है रियल जीडीपी सिर्फ तभी इंक्रीज होगा जब एक्चुअली क्वांटिटी इंक्रीज हो, क्योंकि प्राइजेस तो कांस्टेंट है। 2011 एक ईयर डिसाइड कर लिया, 2011 में जो प्राइजेस थी वही प्राइजेस हम लेकर चल रहे हैं। तो रियल जीडीपी तभी बढ़ेगा जब वाकई में क्वांटिटी बढ़े, अदरवाइज रियल जीडीपी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो देखो ये एडीएफ है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, ये एडीपी है, प्लांट एडी। अब मैंने क्या कहा, पहले इक्विलिब्रियम कायदे से इस पॉइंट पर होना चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या थे, इक्वल थे, इस पॉइंट पर होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देखो तो इस पॉइंट के हिसाब से भी जीडीपी हमारा कितना था, देखा जाए तो जीडीपी कितना आता, इसे मैंने नाम दे दिया एन। इक्विलिब्रियम जीडीपी कितना आता हमारा, ओ एन आता। लेकिन अभी हमारा पॉइंट ये है, और अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से भी देखो तो हमारा जीडीपी ओ एन ही है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। प्रोड्यूसर्स चाहते हुए भी अपना आउटपुट इंक्रीज नहीं कर सकते। वो 1000 यूनिट्स बना सकते हैं, और वो 1000 यूनिट्स ही बनाएंगे, वो 1200 नहीं बना सकते। मतलब रियल जीडीपी क्या है हमारा, कांस्टेंट है, स्टैटिक है। वही लिखा है, इवन व्हेन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। मान लिया कि एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा आ रहा है, द लेवल ऑफ जीडीपी डज नॉट राइज, हमारे जीडीपी का लेवल सेम रहेगा। ये नीचे वाला जीडीपी है, पहले भी जीडीपी ओएन था, अभी भी जीडीपी क्या है, ओएन है, वो स्टैटिक रहेगा, बिकॉज रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का फुल एम्प्लॉयमेंट हो रखा है, कोई एक्सेस कैपेसिटी बची हुई नहीं है। समझ में आ गया। अब आगे वही लिखा है, यहां पर हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं, नॉमिनल जीडीपी की बात नहीं कर रहे। देखो एक होता है रियल जीडीपी और एक होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके, और प्राइस हम लोग कौन सी लेते हैं, करंट ईयर की। क्वांटिटी तो हमेशा करंट ईयर की ही होती है, लेकिन यहाँ पर प्राइस कौन सी लेते हैं, करंट ईयर की, जो अभी प्राइसेस चल रही हैं। लेकिन रियल जीडीपी के अंदर क्वांटिटी को हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन प्राइस कौन सी लेते हैं हम, बेस ईयर। एक ईयर डिसाइड कर रखा है, हर साल उसी ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। आउटपुट पहले भी ओएन था, अभी भी आउटपुट यानी कि जीडीपी ओएन ही है, लेकिन प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं चीजों की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, ताकि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वही खरीदें। तो मतलब प्राइजेस यहाँ पर बढ़ रही हैं, करंट ईयर की प्राइजेस बढ़ रही हैं। अगर करंट ईयर की प्राइजेस बढ़ेंगी और मान लो क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी तो बढ़ा ही नहीं सकते, क्वांटिटी पहले भी 500 थी, पहले प्राइस थी 10, तो ये कितना आ रहा था, 5000। मैंने कहा क्वांटिटी 5000, मैंने कहा क्वांटिटी तो अभी भी 500 है, लेकिन प्राइजेस बढ़ के डबल हो गई, तो ये कितना आ रहा है, 10000। मतलब नॉमिनल जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा है क्योंकि प्राइजेस इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन रियल जीडीपी इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि प्राइजेस यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है बेस ईयर की, और क्वांटिटी तो अपने आप क्या है, इंक्रीज हो ही नहीं सकती। हम लोगों ने देख लिया 1000 से ज़्यादा नहीं बना सकते, पहले भी ओएन प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी भी ओएन ही हमारा आउटपुट है। तो वही लिखा है, वी आर रेफरिंग टू रियल जीडीपी।
एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्रोड्यूसर्स चीज़ों की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा। इन सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड क्वांटम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस रिमेन सेम, क्वांटिटी सेम रहती है, सिर्फ मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा लेकिन रियल जीडीपी हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। थर्ड है वेज प्राइस स्पाइरल, ये हम लोगों ने पीछे भी देख लिया। एक्सेस डिमांड है, डिमांड आ रही है 1200 यूनिट्स, प्रोड्यूसर बना सकते हैं 1000 यूनिट्स। देयर इज हाई प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, अब डिमांड कर कौन रहे हैं, लोग कर रहे हैं, यही लोग कहीं ना कहीं एज अ लेबर काम करते होंगे, तो यही लेबर बोलेगी कि हमें डिमांड करनी है, आप क्या करो हमारी सैलरी बढ़ा दो, आप क्या करो हमारी वेजेस बढ़ा दो। तो ऑब्वियसली बात है जहां ये काम कर रहे हैं वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है क्योंकि उन्हें ज़्यादा सैलरी वेजेस देनी पड़ेंगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है अगर कोई चीज़ बनाने की कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उस चीज़ को महंगे में बेचा जाएगा, प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है। प्राइस लेवल इंक्रीज अगर होगा, हर चीज़ महंगी होगी तो यही लेबर की कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी। अगर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी तो यही लेबर तो मार्केट के अंदर डिमांड करती है, यही लोग तो मार्केट के अंदर कंज्यूमर्स है, जो लेबर है वो मार्केट में कंज्यूमर है। लेबर की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अगेन लेबर बोलेगी कि हमारी वेजेस इंक्रीज कर दो, फिर वही है वेजेस इंक्रीज कर दो, फिर अगेन जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होगा। तो ये स्पाइरल ऐसे ही चलता रहता है, लेबर बोलती है वेजेस इंक्रीज करो, वेजेस इंक्रीज करेंगे तो प्राइजेस इंक्रीज होंगी, प्राइजेस इंक्रीज होंगी तो अगेन लेबर बोलेगी कि चीजें मार्केट में महंगी हो रही है, हमारी वेजेस बढ़ा दो। तो ये वेज प्राइस स्पाइरल चलता रहता है और देश के अंदर आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई। समझ में आ गया। लास्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, 1000 यूनिट से ज़्यादा नहीं बना सकते, प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू रेज देयर सप्लाईज, प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, तो कहीं ना कहीं उन्हें लॉस हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड का। वो कितना बना रहे हैं, 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, डिमांड कितने यूनिट्स की आ रही है, 1200 यूनिट्स की। प्रोड्यूसर ये जो 200 यूनिट्स हैं इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे, अगर इस डिमांड को फुलफिल कर देते तो प्रोड्यूसर्स को और ज़्यादा प्रॉफिट होता, लेकिन वो ये प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, तो पैसे का ना आना भी तो पैसे के जाने के बराबर है। हमें पता है 1200 यूनिट्स को अगर हम 1200 यूनिट्स की जो डिमांड है उससे अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे तो हम 1200 के हिसाब से प्रॉफिट्स कमाएंगे, लेकिन हम नहीं कर सकते उस डिमांड को पूरा, तो पैसे का ना आना भी तो पैसे के जाने के बराबर है। सो देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिमांड, कहीं ना कहीं देश के अंदर वही इन्फ्लेशनरी स्पाइरल चलता रहेगा। चमक गया अच्छे से। तो ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, देश के अंदर महंगाई आएगी, प्रोड्यूसर सबकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते तो वो चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगा। रियल जीडीपी हमारा कैसा रहता है, स्टैटिक रहता है, हम चाहते हुए भी इसे इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, हमारे सारे ह्यूमन रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। वेज प्राइस स्पाइरल चलेगा, अगर एक्सेस डिमांड होगी तो लेबर ही मार्केट के अंदर कंज्यूमर है, लेबर बोलेगी हमारी सैलरी वेजेस बढ़ाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, अपने आप चीज़ों को महंगा करना पड़ेगा, फिर लेबर बोलेगी भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, अगेन लेबर बोलेगी हमारी सैलरी और वेजेस बढ़ा दो। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉफिट हो रहा है अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से। प्रोड्यूसर 200 यूनिट्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल नहीं कर सकते, तो पैसे का ना आना भी पैसे के जाने के बराबर है। सो देयर आर लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। चमक गया। अब डिफरेंस है सिर्फ इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के अंदर। देखो डिफ्लेशनरी गैप कल हम लोगों ने पढ़ा था, जब एडीएएस से कम होता है तो डिफ्लेशनरी गैप आता है, जब एडीएएस से ज़्यादा होता है तो क्या आता है, इन्फ्लेशनरी गैप। ये तो कॉज हो गया। मीनिंग क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, हम चाहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए एग्रीगेट डिमांड कितनी होनी चाहिए, 1000 यूनिट्स होनी चाहिए, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड इस रिक्वायर्ड लेवल से भी ज़्यादा है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। क्या आएगा, इन्फ्लेशनरी गैप। Excess of AD over and above its level required for full employment in the economy. डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंसी ऑफ एडी, हम चाहते हैं कि एडी हमारा कम से कम 1000 यूनिट्स होना चाहिए, देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लेकिन एडी हमारा 800 यूनिट्स है, बायर कह रहे हैं हम तो इतना ही खरीदेंगे, दैट इज डेफिशिएंट डिमांड। देश में क्या आएगा, डिफ्लेशनरी गैप। इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, कल वाला याद करो, डिफ्लेशनरी गैप, जब डिफ्लेशनरी गैप होता है, बायर्स बोल रहे हैं हम तो 800 यूनिट्स ही खरीदेंगे, तो प्रोड्यूसर की औकात 1000 यूनिट्स बनाने की है, प्रोड्यूसर भी बोलेगा मैं भी 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करूंगा, अपने आप हमारा जो जीडीपी है वो डिक्रीज हो गया,
लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, हमारा लेवल ऑफ आउटपुट डिक्रीज हो गया, ज्यादा बना सकता था लेकिन वो कम बना रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। कल वाले के अंदर देश में अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, 1000 यूनिट बनाने की कैपेसिटी है, डिमांड कम आ रही है, प्रोड्यूसर्स भी सप्लाई कम कर रहे हैं, लेबर को हटाएंगे, फायर करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। आज वाले में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है। कल हमारी इकोनॉमी किस में फंस गई थी? लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप के अंदर। आज हम लोगों ने देखा देश के अंदर क्या आ जाता है? वेज प्राइस स्पाइरल, और हमारा रियल जीडीपी क्या रहता है? कांस्टेंट यानी कि स्टैटिक। समझ में आ गया? तो मोटा मोटा ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब कल की क्लास इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। कल हम देखेंगे अगर देश के अंदर एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम है या फिर डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए एक चीज आपको पढ़कर आनी है। बैंकिंग चैप्टर के अंदर मैंने लास्ट में कुछ आपको पढ़ाया था कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे सही करते हैं, डिफ्लेशन को कैसे सही करते हैं। बैंकिंग वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट्स, उन सबको एक बार रिवाइज करके रखना, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताना। आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।